वेलकम टू ऑल। आज का जो लेक्चर है वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 7 है। ओके। जो प्रीवियस 2-3 लेक्चर थे वो तुम्हें भी पता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चंस मैंने जो नेट में गेट में जेस्ट में टिफर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैंने करवाए तुम्हें। ओके। और पार्टीजन फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना, कैसे अपन उसको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर यूज में लेते हैं, उसको डिराइव कैसे करते हैं, ये सब अपन ने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें कर लिया, ठीक है। और जो लेक्चर नंबर 6 था उसमें अपन एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी देखी थी पार्टीजन फंक्शन से रिलेटेड या फिर एनर्जी से रिलेटेड बोलूँ मैं, कि जो जितना भी तुम्हारे पास में ईच क्वाड्रेटिक टर्म ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम, ठीक है, पोजीशन और मोमेंटम का जो प्रत्येक क्वाड्रेटिक टर्म जो है वो एनर्जी कितना रखता है, हाफ केबीटी रखता है, ठीक है। इसके बेसिस पे अपन ने जो क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, मैं बोल रहा हूँ क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर, नॉट क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। इसके बेसिस पे अपन ने 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन के लिए जो एवरेज थर्मल एनर्जी है वो अपन ने कैलकुलेट की थी। ओके। अब अपन इसके एप्लीकेशन पे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली अपने पास में मैक्सिमम जो है वो न्यूमेरिकल बेसिक लेक्चर होगा। अपन इसके अंदर लगभग 8-10 न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे पार्टीजन फंक्शन से रिलेटेड है ना, फ्री एनर्जी से रिलेटेड, एवरेज एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है, और भी जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड, ठीक है, जो कि जेस्ट में, टिफर में, गेट में या फिर नेट में, बार्क में इनसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो बिकॉज अपन जानते हैं कि ठीक है अपन ने पढ़ लिया, कंसेप्ट क्या है वो सीख लिया, कैसे क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं वो सीख लिया, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओके। इसी के बेसिस पे अपन आज कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेट करते हैं। कोई होमवर्क मैंने क्वेश्चन तुम्हें लास्ट टाइम दिया नहीं था, तो सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन लिख लो, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है फाइंड दी, या फाइंड दी मत लिखो, ऐसे लिख लो। ये जो क्वेश्चन था वो नेट में आया हुआ था, इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूं मैं ना। द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर, क्वेश्चन है जो कि बार्क में आया हुआ है, ठीक है, शायद बार्क 2017 में, ठीक है। क्वेश्चन है द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर, द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर, द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर 3 डायमेंशनल क्लासिकल आइडियल गैस, 3 डायमेंशनल क्लासिकल आइडियल गैस इज। ओके। ऑप्शन है तुम्हारे पास में हाफ केबीटी, ऑप्शन बी है तुम्हारे पास में 3/2 केबीटी, ऑप्शन सी है 3 केबीटी एंड ऑप्शन की है डी है तुम्हारे पास में 2 केबीटी, ठीक है। तो इसका तुम्हें सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पूछा क्या है तुमसे, द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर 3 डायमेंशनल क्लासिकल आइडियल गैस, ठीक है। तुम ये जानते हो कि जो क्लासिकली जो क्वाड्रेटिक टर्म है, क्लासिकली अगर अपन एवरेज थर्मल एनर्जी निकालते हैं तो जो ईच क्वाड्रेटिक टर्म है वो कितनी कंट्रीब्यूट करता है एनर्जी में, हाफ केबीटी कंट्रीब्यूट करता है। ओके। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अपने पास में क्या है, क्लासिकली आइडियल गैस है, ठीक है। फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस तुम्हें पता है आइडियल गैस के लिए क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास में 0। ओके। आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, जब पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास में 0 हो जाएगी, देन क्या होगा, जो टोटल एनर्जी है ET वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी के। तो 3 डायमेंशन में क्या होगी तुम्हारे पास में, px/2m प्लस py/2m प्लस pz/2m, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग हाफ केबीटी, इसके करस्पॉन्डिंग हाफ केबीटी, इसके करस्पॉन्डिंग हाफ केबीटी। तो तुम्हारे पास में जो एवरेज थर्मल एनर्जी है फॉर 3 डायमेंशन फॉर क्लासिकल आइडियल गैस कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 3/2 केबीटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन बाद में पूछा हुआ है और मैक्सिमम क्वेश्चन ने मैक्सिमम स्टूडेंट ने आंसर क्या लगा के आए थे, 3 केबीटी। क्यों, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्लासिकल आइडियल गैस को, सोचे क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए 3 केबीटी होता है।
तीन काइनेटिक एनर्जी की टर्म, तीन पोटेंशियल एनर्जी की टर्म, तो तुम्हारे पास में 3/2 कितनी हो जाएगी, 3 केवीटी, जो कि ऑप्शन गलत है, ध्यान रखना, ठीक है ना, ऑप्शन बी आएगा इसके अंदर। चलो नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में नेट 2015 का, ओके। क्वेश्चन नेट 2015 का क्वेश्चन है, ए सिस्टम ऑफ एन क्लासिकल पार्टिकल्स, ए सिस्टम ऑफ एन classical particles, capital N classical particles, each of mass m is in, each of mass m is in two-dimensional potential, two-dimensional potential of form किस तरह का फॉर्म है, v is equal to alpha x square plus y square, where alpha is positive constant, where alpha is positive constant, find the partition function, yeah, the partition function of the system, the partition function of the system, the partition function of the system at temperature T, ठीक है। और तुम्हें पता है बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1/kBt, ये भी गिवन है। इज ऑप्शन है तुम्हारे पास, ऑप्शन ए इज α/2m का होल स्क्वायर π/m की पावर n, ऑप्शन बी इज 2πm अपॉन अल्फा बीटा की पावर 2/2n, ऑप्शन सी इज 2 कैपिटल N अल्फा पाई अपॉन 2m बीटा की पावर n, एंड ऑप्शन डी इज 2m पाई स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू इसकी पावर n, ओके। तो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, इसको तुम्हें सोल्व करना है, ठीक है। तो सोल्व देखो कैसे करोगे, तुम्हें दे रखा है 2 डायमेंशन पोटेंशियल, क्लासिकल पार्टिकल्स है तुम्हारे पास में, और पार्टिकल तुम्हारे पास में देखो यहाँ पे सिस्टम कैसा है तुम्हारे पास में, कंटिन्यूअस सिस्टम है, दैट्स व्हाई इसका क्या करेंगे अपन, सोल्व कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन से, ठीक है ना। देखो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए तुम्हारी जो कैलकुलेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी सोल्व होगा। देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा तुम्हें क्या दे रखा है, ये 2 डायमेंशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगी तुम्हारे पास में 2 डायमेंशन के लिए, देखो ये हो जाएगा px²/2m प्लस py²/2m प्लस अल्फा x² प्लस y², यही है तुम्हारे पास में। चलो ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं अपन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है पार्टिकल फंक्शन का, फॉर टू डायमेंशन या यहाँ लिख लो, फॉर 2 डायमेंशन पार्टिकल फंक्शन का फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू, देखो होता तो ये है 1/h² इंटीग्रेशन, ठीक है, 2 डायमेंशन है यहाँ पे, इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस बीटा e dx dy dpx dpy, ठीक है। अब देखो कहीं पे तुम्हें ऑप्शन में h² मिल रहा है क्या, h मिल रहा है, कहीं पे नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे h को क्या किया गया है, लेट h को क्या कंसीडर किया गया है, 1 किया गया है, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, z देखो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस बीटा, e की जगह क्या रख सकता हूं मैं, px²/2m प्लस py²/2m प्लस अल्फा x² प्लस y² रख सकता हूं, ये कोई दिक्कत। उसके बाद देखो dx dy dpx dpy, ठीक है। अच्छा यहां से मैं dx dy को बाहर लेके एरिया लिख दूं क्या, लिख सकता हूं ऐसा, जैसे मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में लिखा था,
यहाँ नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स और वाई की टर्म भी आ रही है। अगर एक्स और वाई की टर्म नहीं आती तो अपन इसको एरिया ए लिख सकते थे बाहर, ठीक है। तो अब इसको मैं अलग अलग लिख दूं, इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस बीटा पी एक्स स्क्वायर बाई 2m dpx इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस बीटा पी वाई स्क्वायर बाई 2m dpy इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर dx इंटू इंटीग्रेशन, अच्छा बीटा भी आएगा ना इसके अंदर, बीटा भी आएगा भाई, अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर लिख लो इसको, इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस अल्फा वाई स्क्वायर बीटा इंटू डी वाई, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर, तुम्हारे पास में जो ये कैलकुलेशन वो चेक कर लेना, गलत नहीं होना चाहिए। लिमिट क्या आएगी तुम्हारे पास में, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि x कहां से कहां वेरी होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। मोमेंटम जो px वो भी वेरी करेगा। अब देखो, अब तुम्हें अब ये मत बोलना कि सर हमको फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला मैंने तुम्हें रटवा रखा है, क्या, e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स dx, ठीक है। इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये होता है अंडरूट पाई अपॉन ए e टू द पावर बी स्क्वायर अपॉन 4a, ओके। तो यहां से जब कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ पे, यहाँ px है और यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास में x है, ठीक है ना। वेरिएबल ध्यान रखना, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बीटा बाई 2m, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, क्या px का कोई टर्म में नहीं है तो 0 है। देखो डायरेक्ट लिख दूं मैं, अंडरूट पाई अपॉन a कितना है यहाँ पे, बीटा बाई 2m ऊपर चला जाएगा, ये लो जी, इसका भी क्या हो जाएगा 2m पाई अपॉन बीटा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल तो चेंज है, वेरिएबल तो यहाँ पे py है, बाकी सब कुछ तो सेम है तुम्हारे पास में, वेरिएबल तो वैसे भी फॉर्मूले में नहीं आता है। चलो आगे चलते हैं। ये देखो तुम्हारे पास यहाँ पे देखो, जब मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो अंडरूट पाई अपॉन a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, अल्फा बीटा है और वेरिएबल x है यहाँ पे, अल्फा बीटा इनटू यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है तुम्हारे पास में, पाई अपॉन, और यहाँ पे भी तुम्हारे पास में वेरिएबल क्या है, वेरिएबल तुम्हारे पास यहाँ पे भी क्या है, अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, 2m पाई अपॉन बीटा इनटू मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना बन जाएगा, पाई अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। इसको और सोल्व करो तो मैं यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, ये 2m ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, ठीक है। ये पाई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ये क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा स्क्वायर। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, n को छोड़ दो, एक बार n को छोड़ दो, तुम्हें पता लग जाएगा ऐसा ओनली एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा तुम्हारे पास, डी, ठीक है। क्यों, क्योंकि फॉर n पार्टिकल्स बात करेंगे अपन, फॉर n पार्टिकल्स की बात करेंगे, तो n पार्टिकल्स की बात करेंगे तो zn कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 2m पाई स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर की पावर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। तो कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस में ओनली कैलकुलेशन है बस, ठीक है ना। और तुम्हारी मैं पहले बोल रखा है, इसलिए मैं तुम्हें सारे क्वेश्चंस यहाँ बोर्ड पे सोल्व करवा रहा हूँ, तुम्हें होमवर्क क्वेश्चन में नहीं देता मैं, जिससे तुम्हारी जो कैलकुलेशन है तुम अच्छे से कर सको इसको, ठीक है ना। अब तुम्हें ये नहीं है कि जब तुम प्रॉपर नोट्स बना रहे हो तो ये नहीं होना चाहिए कि तुम रजिस्टर जो अपना जो नोट्स है उसको बिल्कुल वीडियो चल रहा है उसको देख देख के लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नोट किया, तुम्हें पता ही है फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद नहीं है तो तुम छोड़ दो पढ़ाई करना, ठीक है ना। तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है फिर बाद में, अगर फॉर्मूले तुम्हें याद ही करने हैं जब भी तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है, तो इसको जल्दी से नोट कर लो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक इंफॉर्मेशन और है कि जो CSIR UGC नेट जो NTA करवाता है, ठीक है ना, उसके फॉर्म रीओपन हो रहे हैं। तो अभी किसी ने अगर फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो 22 तारीख से, शायद 9 तारीख लास्ट डेट है, 9 सितंबर, ठीक है ना, चेक कर लेना। लेकिन 22 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म, तो अप्लाई कर देना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ठीक है ना, जो फॉर्म अप्लाई नहीं किया उन्होंने, तो अप्लाई कर देना। ओके, जल्दी से नोट करो फिर अपन आगे चलते हैं। हो गया, चले आगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, सुन लेना ध्यान से। देखो, इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन जेस्ट में पूछा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना। जेस्ट 2016, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ रहा हूं। एक टू क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, ए टू डायमेंशन बॉक्स, a two-dimension box in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field B contain n by 2 localized spin half particles, n by 2 localized spin half particles with magnetic moment mu, with magnetic moment mu, and n by 2 free spinless particles which do not interact with each other. The average energy of the system, at temperature T is, ठीक है। ऑप्शन जो कि इस क्वेश्चन के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन पहला है एन के टी माइनस एन म्यू बी बाई 2 10 हाइपरबोलिक म्यू बी अपॉन के बी टी। ऑप्शन बी इज एन के टी माइनस हाफ एन म्यू बी 10 हाइपरबोलिक म्यू बी अपॉन के बी टी, ठीक है, म्यू बी अपॉन के बी टी। ऑप्शन सी है तुम्हारे पास एन के टी बाई 2 माइनस हाफ एन म्यू, ये बी यहाँ पे है तुम्हारे पास, ठीक है ना, एन म्यू बी 10 हाइपरबोलिक म्यू बी अपॉन के बी टी। ये बी यहाँ पे है भाई तुम्हारे पास, है ना, मल्टीप्लाई के अंदर है। एंड ऑप्शन डी है तुम्हारे पास 3/2 एन के बी टी, 3/2 एन के बी टी या एन के टी जो भी है, माइनस हाफ एन म्यू बी 10 कोट हाइपरबोलिक म्यू बी अपॉन के बी टी, ठीक है। देखो यहाँ पे देखने से लग रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो काफी बड़ा है, टफ है क्वेश्चन, नहीं होगा, लेकिन एक छोटा सा इसमें अच्छा काम ये कर दिया कि तुम ओनली जब क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए ही निकालोगे तुम्हारा आंसर मैच हो जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से क्या है क्वेश्चन में, एक 2 डायमेंशन बॉक्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी कंटेन n/2 localized spin half particles, ठीक है, विद ये
ओके, n/2 फ्री स्पिनलेस पार्टिकल विच डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, यहीं से तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। ये लाइन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, क्या है तुम्हारे पास में, देखो n/2 लोकलाइज स्पिन हाफ पार्टिकल्स। अच्छा, जो तुम्हारे पास में पार्टिकल्स की जो स्पिन होती है वो क्लासिकल में होती है, क्वांटम के अंदर होती है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर होती है। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर बोसोन और फर्मियंस होते हैं, ठीक है, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ठीक है, क्लासिकली अपन पार्टिकल को स्पिनलेस पार्टिकल मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये लाइन में लिख रहा हूं, क्या है तुम्हारे पास में, n/2 फ्री स्पिनलेस पार्टिकल। चलो ठीक है। अच्छा, इस फ्री का मतलब क्या है, फ्री का मतलब है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। स्पिनलेस मतलब क्या है, उसकी जो क्लासिकली जो पार्टिकल है वो तुम्हारे पास में क्या है, तुम्हारे पास में क्लासिकली पार्टिकल्स, क्लासिकल पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फॉर टू डायमेंशन जो टोटल एनर्जी होगी उसकी वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी है तुम्हारे पास, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, यानी कि px²/2m प्लस py²/2m। इसके करस्पॉन्डिंग हाफ kBt, इसके करस्पॉन्डिंग हाफ kBt, है ना। ईच क्वाड्रेटिक टर्म कंटेन्स हाफ kBt। ओके, तो तुम्हारे पास टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, kBt। किसके लिए, ओनली स्पिनलेस पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए ही एप्लीकेबल है ये। ठीक है, तो देखो फॉर n/2 पार्टिकल्स E कितना हो जाएगा, n/2 kBt। अच्छा, मुझे जल्दी से तुम बता दो, जल्दी से बता दो, चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन है क्या ऐसा n/2 kBt का, चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन है ऐसा तुम्हारे पास में n/2 kBt। n/2 kBt देखो, ये nkt nkt n/2 kt 3/2 kt, ऑप्शन नंबर सी। यहीं से तुम्हारा आंसर आ गया। एग्जाम में इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वो बात दूसरी है। अपन यहाँ पे अपन इसको पूरा सोल्व करेंगे, लेकिन एग्जाम में तुम्हें इतना ही सोल्व करना है और तुम्हारा आंसर आ चुका। ठीक है, एग्जाम में टाइम में नहीं रहता इतना, जहां पे तुम्हें आंसर मिल जाए उसको लगा दो वहीं पे। देखो नाउ फॉर n/2 स्पिन हाफ पार्टिकल्स, ठीक है। मैं यहाँ पे टोटल आंसर, पूरा आंसर निकाल रहा हूं तुम्हारे लिए। चलो ठीक है, n/2 स्पिन हाफ पार्टिकल्स की अपन बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे n/2 स्पिन हाफ पार्टिकल्स की बात, ये दोनों ऑप्शन सेम है क्या भाई, एक काम करना, अगर ये दोनों ऑप्शन सेम है इसको कोट कर लेना, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है ना, जो ऑप्शन अलग अलग हो जाए। देखो n/2 स्पिन हाफ पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो देखो तुम्हें पता है कि जब पार्टिकल्स हमारे पास में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती है, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करवाए हैं, माइक्रो मैक्रो स्टेट्स, जब तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करवाया उससे रिलेटेड, तभी मैंने तुम्हें करवाया था कि जो एनर्जी होती है E, वो कितनी होती है, माइनस यही होती है। ठीक है, तो फॉर पैरेलल और एंटी पैरेलल तुम्हारे पास में दो तरह की एनर्जी होगी, E1 इज इक्वल टू माइनस म्यू बी एंड E2 इज इक्वल टू प्लस म्यू बी। ये मैंने करवा रखा है तुम्हें ऑलरेडी। ठीक है, तो Z क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, Z इज इक्वल टू e टू द पावर बीटा म्यू बी प्लस e टू द पावर माइनस बीटा म्यू बी। अब ये मत पूछना कि सर ये कैसे लिख दिया, क्योंकि तुमने पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला पढ़ा है क्या, जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, यही होता है तुम्हारे पास में। जी आई डिजनरेसी को बताता है, डिजनरेसी के बारे में कुछ कह नहीं रखा, तो नॉन डिजनरेटेड स्टेट है, तो अपन डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। अब देखो आगे, ये हो गया, चलो इसको आगे करते हैं। अब देखो अपने को क्या निकालना है, एवरेज एनर्जी निकालनी है। एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, माइनस डेल अपॉन डेल बीटा एल एन जेड माइनस डेल अपॉन डेल बीटा एल एन ई टू द पावर बीटा म्यू बी प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा म्यू बी। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो कितने पार्टिकल्स के लिए बोल रहा है ये, कितने पार्टिकल्स के लिए बोल रहा है, n/2 पार्टिकल्स के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे n/2 लिख देता हूं, तो ये n/2 तुम्हारे पास कहां चला जाएगा, n/2 यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, फॉर वन पार्टिकल्स के लिए तो ये आ जाएगा, n/2 के लिए n/2 आ जाएगा। जब इसका अपन लॉग लेंगे तो n/2 तुम्हारे पास में देखो पहले आ जाएगा, क्या समझ में आ रहा है ना। ऐसे तो मैंने काफी क्वेश्चंस करवा दिए तुम्हें यहाँ पे, तो ये समझ में आ गया होगा। लॉग के अंदर जो n/2 आएगा तो वो पावर कहां जाती है, पहले आ जाती है, यहाँ पे आएगी। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, माइनस n/2 इसका करेंगे तो लॉग का क्या होता है, 1 अपॉन e टू द पावर बीटा म्यू बी
प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा म्यू बी। चलो ठीक है, इतना हो गया। आगे देखो, इसका बीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास में, म्यू बी बाहर आ जाएगा, ई की पावर बीटा म्यू बी ऐसे कैसे। इसका करेंगे तो माइनस म्यू बी आएगा तुम्हारे पास में, माइनस म्यू बी ई टू द पावर माइनस बीटा म्यू बी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो तुम्हारे पास में माइनस एन बाई टू, ये म्यू बी मैं बाहर कॉमन ले सकता हूं, क्या बन जाएगा, ई टू द पावर बीटा म्यू बी माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा म्यू बी अपॉन ई टू द पावर बीटा म्यू बी प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा म्यू बी, यही आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस एन बाई टू म्यू बी। देखो ये क्या बन जाएगा, आयटा नहीं है तो साइन हाइपरबोलिक के अंदर आएगा। मैंने बताया था आयटा और हाइपरबोलिक दोनों की लड़ाई है, ठीक है ना, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। यहाँ पे आयटा नहीं है तो हाइपरबोलिक आएगा, आयटा होता तो हाइपरबोलिक नहीं आता। ठीक है, तो ये बनेगा 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी और ये बनेगा 2 कोस हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक बटे कोस हाइपरबोलिक क्या हो जाएगा, टेन हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी, क्या आ जाएगा। ये तुम्हारे पास में क्या आ गई, एवरेज सरेंडर एनर्जी किसके लिए, क्वांटम वाले के लिए। सो टोटल की अपन बात करेंगे तो क्या हो जाएगी एनर्जी, एवरेज एनर्जी। देखो n बाई टू के बी टी क्लासिकल वाला माइनस n बाई टू म्यू बी टेन हाइपरबोलिक बीटा, बीटा की जगह केबीटी रख रखा है, म्यू बी अपॉन बीटा की जगह 1 अपॉन केबीटी रखेंगे तो तुम्हारे पास में जो एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वो तुम्हारे पास मैच हो जाएगा। ओके, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, यहीं पे तुम्हारा आंसर मिल गया था। लेकिन अगर तुम्हें पूरा सोल्व करना है तो ये पूरा सोल्व ऐसे होगा, तो इसको नोट करो फिर अपन आगे चलते हैं। जल्दी से इसको नोट करिए फिर आगे चलेंगे अपन। हो गया भाई ये, चलो आगे चलते हैं अपन। चलो देखो यहाँ पे हो गया। यहां से क्वेश्चंस आसान क्वेश्चंस आते हैं और अटेम्प्ट हो जाते हैं, वो ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसलिए इसको ध्यान से समझना और अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो भाई, ठीक है ना। लिख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, n नंबर ऑफ क्लासिकल पार्टिकल्स आर कन्फाइंड इनटू, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, n नंबर ऑफ क्लासिकल पार्टिकल्स, n
number of classical particles are confined into one dimension box, are confined into one dimension box of width a, okay. Write down the partition function for this system. पहला क्वेश्चन है, write down the partition function for this system. ठीक है। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड इंटरनल एनर्जी एंड स्पेसिफिक हीट। फाइंड, ऐसे लिख लो, एवरेज एनर्जी एंड स्पेसिफिक हीट, ओके। तो ये क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन के लिए तुम्हें एक दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज तो ये कि तुम्हारे पास में जो वन डायमेंशन बॉक्स है, फॉर वन डायमेंशन बॉक्स, ठीक है, ये अपन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, इसके लिए पूरी डिटेल के अंदर जाएंगे कि वन डायमेंशन बॉक्स में पार्टिकल का मोशन कैसे होता है। अपन इसको बॉक्स भी बोल रहे हैं, वन डायमेंशन भी बोल रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, जो कि इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस पूछते हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास में जो वन डायमेंशन बॉक्स है, इसके अंदर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है पार्टिकल की। इसका मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पर जब अपन इसकी एनर्जी निकालते हैं तो आती है n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ पे n बराबर 1 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट क्यों नहीं होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर। तो वो सारी चीजें अपन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल्स के अंदर, ठीक है ना। बहुत मजा आने वाला है वहां पे। चलो अभी अपन यहाँ पे आते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है तुम्हारे पास में, तो इसकी टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी की कितनी हो जाएगी, px स्क्वायर बाई 2m। चलो, तो पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, फॉर्मूला इंटीग्रेशन, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स का, ठीक है, gi e टू द पावर माइनस बीटा ei। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx वन डायमेंशन है और dpx तो वन डायमेंशन है, तो डिजनरेसी होगी नहीं तुम्हारे पास में, तो इसी की वैल्यू 1 हो जाएगी, e टू द पावर माइनस बीटा px स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। dx को ऐसे कैसे लिख दो और dpx को ऐसे कैसे लिख दो, इंटीग्रेशन, ठीक है। dx की लिमिट कितनी आएगी, dx की लिमिट आएगी तुम्हारे पास में 0 से a आएगी, और dpx की लिमिट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में। विड्थ तो इसकी कितनी है, 0 से a तो है तुम्हारे पास में, और पार्टिकल मोशन तुम्हारे पास में इनफाइनाइट टाइम कर सकता है, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ से dx x का कोई टर्म नहीं है, ये px है तुम्हारे पास में, x का कोई टर्म नहीं है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो a आएगा, a बाहर आ जाएगा, a अपॉन h, ठीक है, a अपॉन h। क्यों, क्योंकि वन डायमेंशन के लिए फॉर्मूला ये पढ़ा होगा ना, ये वन डायमेंशन फॉर्मूला ये तो पढ़ा होगा तुमने। चलो a अपॉन h, इसका e टू द पावर माइनस बीटा px स्क्वायर बाई 2m dpx। अब मत बोलना कि सर ये कैसे लिख दिया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे। पार्टीशन फंक्शन a बाई h, इसका हो जाएगा अंडरूट पाई अपॉन बीटा बाई 2m, ये 2m पाई हो जाएगा। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये मत बोलना कि सर कैसे लिख दिया डायरेक्ट, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, ओके। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, z इज इक्वल टू a बाई h, बीटा को ऊपर ले जाओ, 2m पाई kbt की पावर हाफ, ठीक है। ये तुम्हारे पास में पार्टीशन फंक्शन आ गया, ठीक है। लेकिन अपन किसके लिए लिखेंगे, n पार्टिकल्स के लिए, तो लिख लो फॉर n पार्टिकल्स, यहां लिख लो फॉर n पार्टिकल्स क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, Zn। ध्यान से देखना मैं क्या लिखने वाला हूं यहाँ पे, 1 अपॉन फैक्टोरियल n a बाई h 2 पाई m kbt की पावर 1/2 है, तो यहाँ पे n लगाऊंगा तो n/2, ठीक है। तो एक काम करो, इसको 1/2 ही रहने दो, इस पूरे की पावर क्या ले लोगे, n ले लोगे, a बाई h
क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर तो n ही तो आएगी तुम्हारे पास में, और इसकी पावर भी n आएगी, तो पूरे की पावर मैंने n ले लिया। ओके, चलिए इसे देखो, यहाँ पे नोट करो इसको। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, आप बोलोगे कि सर ये कैसे लिख दिया, ठीक है ना। अभी तक तो अपन क्या लिखते आ रहे थे, जो भी पार्टीजन फंक्शन होता है उसकी पावर n लिखते थे, ठीक है ना। लेकिन वो तुम्हारे पास जो फॉर्मूला होता है जिसकी पावर अपन डायरेक्ट n लिखते हैं, वो फॉर्मूला किसके लिए होता है तुम्हारे पास में, फॉर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल एंड फॉर डिस्क्रीट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। जब एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट होता है वो तब होता है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे पास में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तुम्हारे पास में कंटीन्यूअस फॉर्म के अंदर है, तभी तो अपन ने इंटीग्रेट लिया है यहाँ पे, जब तो इसको अपन ऐसे सोल्व किए हैं इसको। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे ये आ गया तुम्हारे पास में, ये हो गया। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज एनर्जी इन स्पेसिफिक हीट, ठीक है। फॉर एवरेज एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल बीटा ln z। ई बाहर लगा लो तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो यहाँ पे ऐसे कर दूं आगे मैं, माइनस डेल अपॉन डेल बीटा, ठीक है। इसका मैं क्या ले लूं, लॉग ले लूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा देखो, ln, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल n a अपॉन h की पावर n, इसको मैं इसके साथ लिख दिया 2 पाई m kbt। देखो kbt को मैं 1 अपॉन बीटा लिख सकता हूं क्या, kbt को बीटा बराबर 1 अपॉन kbt होता है, तो kbt इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, क्योंकि बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, की पावर n बाई 2, की पावर n बाई 2, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पे ध्यान से देखना एक बार, माइनस डेल अपॉन डेल बीटा ln, इसको मैं लिख रहा हूं अल्फा अपॉन 1 अपॉन बीटा की पावर n बाई 2। कोई दिक्कत, यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी है 1 अपॉन फैक्टोरियल a अपॉन h की पावर n 2m पाई की पावर n बाई 2। लिख सकता हूं, ये पूरा कांस्टेंट है, बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो लिख दिया मैंने ऐसा। कोई दिक्कत यहाँ पे। चलो अब देखो इसका अपन क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। माइनस ऐसे कैसे, लोग का कितना हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा की पावर, अच्छा जल्दी से मुझे देख के बताओ, n बाई 2 तुम्हारे पास में, n बाई 2 क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में, पहले आ जाएगा क्या, n बाई 2 तुम्हारे पास पहले आ जाएगा। अब n बाई 2 तुम्हारे पास जब पहले आ गया, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा तुम्हारे पास। चलो अब देखो आगे, ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा 1 अपॉन बीटा, इसका मैं कर रहा हूं अल्फा अपॉन बीटा, बीटा तुम्हारे पास ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसको, है ना, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। आगे देखो, अब तुम्हारे पास 1 अपॉन बीटा का होगा तो अल्फा तो ऐसे की ऐसे, 1 अपॉन बीटा का क्या हो जाएगा, बीटा की पावर -1 ऊपर चला जाएगा, तो -1 अपॉन बीटा स्क्वायर, ठीक है। एक बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन kbt, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में n बाई 2 kbt एवरेज एनर्जी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट मैंने तुम्हें बता रखा है, क्या हो जाएगा Cv इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल टी ई बार, ठीक है। बहुत बार लिखवाया, कंक्लूजन करके भी लिखवाया, सारे फॉर्मूले लिखवा रखा है मैंने। तो टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना हो जाएगा n बाई 2 kb, n kb किसके बराबर होता है r, तो r बाई 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये नोट कर लो जल्दी से, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, पूछ लेना मुझसे फोन करके। ठीक है, दोबारा समझ लो, ये तो समझ में आ गया होगा। n पार्टिकल्स के लिए क्यों लिखा मैंने ऐसे, क्योंकि जो पहले जो मैंने लिखा था वो डिस्क्रीट एनर्जी सिस्टम के लिए होता है, और तुम्हारे पास में ऐसे पार्टिकल के लिए होता है जिसको अपन पहचान सकते हैं, और ये क्लासिकली पार्टिकल्स है लेकिन अपन इनको पहचान नहीं सकते, उसके लिए तुम्हारे पास में 1 अपॉन फैक्टोरियल n की पावर n हो जाएगा। चलो आगे देखो, एवरेज एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है, ये सब कुछ कांस्टेंट है, इसको मैंने अल्फा मान लिया, ठीक है। n बाई 2 तुम्हारे पास में बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो तुम्हारे पास बाहर आ सकता है, पावर के अंदर जो होती है तुम्हारे पास में वो मल्टीप्लाई के अंदर आ जाती है, तो n बाई 2 लिख देना, ठीक है। इसका अल्फा ऐसे कैसे आ जाएगा,
सॉरी ln का क्या होता है 1 अपॉन x, तो अल्फा 1 अपॉन अल्फा अपॉन बीटा, बीटा ऊपर चला जाएगा, फिर इसका होगा तो अल्फा ऐसे कैसे 1 अपॉन बीटा का माइनस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे तुम्हारे पास में देखो एक माइनस पहले भी था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन केबीटी आ जाएगा, तो n/2 केबीटी इज इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, अब इसको मैं एक कंक्लूजन के फॉर्म में लिखता हूं, देखो यहाँ पे ये नोट कर लो फिर आगे देखते हैं। इसके अंदर एक नोट करके लिख लेना, एक नोट करके लिख लेना, इन एग्जाम, एक नोट करके लिख लेना, इन एग्जाम, एग्जाम में क्या होगा तुम्हें इस तरह से कुछ देगा। ठीक है, इफ देख लो, इफ z इज इक्वल टू अल्फा kt की पावर बीटा, ठीक है, या फिर बीटा मत लिखो, इसको और कुछ लिख लो, इसको तुम डेल्टा लिख लो, कोई दिक्कत। ठीक है, तो क्या करना है तुम्हें, जब तुम एवरेज एनर्जी पूछे तो तुम्हें क्या करना है, इसको इधर ले आओ, डेल्टा kt। ठीक है, और जब तुम्हें स्पेसिफिक हीट पूछे तो क्या करना है, डेल्टा k। ठीक है, रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करना है तुम्हें, डेल्टा k। वही तो क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो एक बार, ध्यान से क्या देखोगे कि जब तुम्हारे पास में n क्या है, जो पार्टिकल फंक्शन है, सब कुछ कांस्टेंट है, तो kBT की पावर n/2 है, क्या kBT की पावर n/2 है। जब एवरेज एनर्जी निकालेंगे तो n/2 जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, देखो यहाँ पे डेल्टा kt, तो देखो n/2 kBT, और जब स्पेसिफिक हीट निकालेंगे तो डायरेक्ट t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो n kB/2 यानी कि डेल्टा k। समझ में आ रहा है, कुछ इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, जल्दी से नोट करो फिर अपन आगे चलते हैं। अच्छा मुझे बताओ फॉर 2 डायमेंशन, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये मैंने करवाया था, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार भी एग्जाम में नहीं आया हुआ, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो देखो अब मैं तुम्हें 2 डायमेंशन के लिए तुम्हें क्या करना है, होमवर्क तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि 2 डायमेंशन लिख लो, चाहे इसको होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज होमवर्क क्वेश्चन। n number of classical particle are confined into 2 dimension box of width a. Write down the particle function for the system, find the average energy and specific heat। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम्हें होमवर्क से नोट करना है और मुझे आंसर बताना है, आंसर क्या आया। ठीक है भाई, चले आगे, चलो आगे करो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। आगे जो क्वेश्चन है तुम्हारे पास में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो सोल्व करते हैं, जो कि तुम्हारे लिए जेस्ट में भी पूछा है और 2 बार बार्क में भी पूछा है। ठीक है ना, तो तुम्हें पता लग गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस हैं और लगभग सभी एग्जाम्स में आते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि सभी एग्जाम्स में आते हैं और तुमसे अटेम्प्ट हो जाएंगे, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि अपन पढ़ते तो बहुत कुछ है लेकिन वो चीजें अपन से अटेम्प्ट नहीं हो पाती एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आसानी से एग्जाम में अटेम्प्ट हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो जो कि जेस्ट में एंड 2 टाइम्स बार्क में पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास में। क्वेश्चन क्या है, n number of photons assume to behave classically confined into 3-dimension box of volume V. 3-dimension box of volume V. Okay. Write down the partition function. Write down the partition function and average energy and specific heat. And average energy
एंड स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं। सॉल्यूशंस, ठीक है, तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या होता है पार्टीशन फंक्शन के लिए, z इज इक्वल टू 1/h³ इंटीग्रेशन, 3 डायमेंशन की बात है, इंटीग्रेशन e⁻ बीटा e, ठीक है ना, dx dy dz dpx dpy dpz, ये मैंने ऑलरेडी तुम्हें पहले करवा चुका हूं। ठीक है, अब नाउ फॉर फोटॉन्स, नाउ फॉर फोटॉन्स, फोटॉन्स के लिए क्या होता है भाई तुम्हारे पास में E इक्वल टू पी सी होता है, क्या होता है E इक्वल टू पी सी, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर। फॉर फोटोन रेस्ट मास 0 होता है तो एम नॉट 0 हो जाएगा, तो ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ई बराबर पी सी। ये तो तुमने अपने न्यूक्लियर फिजिक्स लगभग खत्म होने में आई, तो ये तो तुमने काफी बार पढ़ा है। चलो तो z बराबर क्या हो जाएगा 1/h³ इंटीग्रेशन e⁻ बीटा पी सी dx dy dz dpx dpy dpz। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहीं पे x का टर्म में नहीं है, तो dx dy dz क्या बन जाएगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम तुम्हें v दे भी रखा है, तो v/h³। ठीक है, अब देखो e⁻ बीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर अंडरूट, तो देखो ये p स्क्वायर बन जाएगा, p स्क्वायर का अंडरूट p के बराबर है, इंटू c भी आएगा, ये c लिख दिया, यहाँ पे dpx dpy और dpz। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि इनको सेपरेट कैसे करें, ये अंडरूट के अंदर है, अंडरूट नहीं होता तो इसके टर्म ले लेता, dpx ले लेता, इसके टर्म लेता dpy, इसके टर्म लेता dpz, लेकिन अब ये सेपरेट नहीं हो सकते, तो अपन क्या करेंगे, दीज आर इन, ये तुम्हारे पास में किसके अंदर है, ये तुम्हारे पास में 3 अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, तो ये तुम्हारे पास में कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, वो एक्स वाई जेड तुम्हारे पास में होता है, इसको अपन किस में चेंज करेंगे, यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करेंगे। ठीक है ना, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक तुम्हारे पास में सिंपली कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसको अपन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर चेंज करते हैं तो होपफुली तुम्हारे पास में बहुत आसान क्वेश्चन बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होता है dx dy dz, इसको अगर अपन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे तो तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, dpx dpy dvz, तो अपन इसको स्फेरिकल में लिखते हैं तो ये होता है r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। ओके, ये मैं जब अपन EMT पढ़े या फिर मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे बताऊंगा मैं। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत मजा आएगा अपने को जब कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है dpx dpy dpz मोमेंटम के फॉर्म में है, तो क्या करोगे तुम यहाँ पे p स्क्वायर साइन थीटा dp d थीटा d फाई, ये तो करोगे तुम यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे देखो बहुत आसान बन जाएगा v/h³। ओके, इंटीग्रेशन 3 इंटीग्रेशन ले लूं मैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे रेडियस कितनी है, यहाँ पे देखो रेडियस कितनी थी स्मॉल r, यहाँ पे रेडियस कितनी है p। अच्छा, रेडियस कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, तो उसकी लिमिट क्या लगेगी तुम्हारे पास में 0 से इनफाइनाइट। ठीक है ना, रेडियस स्फीयर कितना भी बड़ा हो सकता है, तो देखो यहाँ पे e⁻ बीटा e⁻ बीटा, ठीक है, e⁻ बीटा, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, pc में ले रहा हूँ, pc ले रहा हूँ, इसको वापस मैंने p लिख दिया, e⁻ बीटा pc हो गया तुम्हारे पास में। आगे देखो इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे, dpx dpy dpz की जगह क्या लिखेंगे, p स्क्वायर साइन थीटा dpx dpy dpz। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा dp d थीटा d फाई। ठीक है, स्फेरिकल के अंदर चेंज करेंगे तो। अच्छा, फाई की लिमिट क्या होती है 0 से 2 पाई, थीटा की 0 से पाई और p की 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, बता दिया मैंने। p जो है रेडियस है स्फीयर की, वो तुम्हारे पास में इनफाइनाइट हो सकता है उसके लिए, दिस इज z, तो z इज इक्वल टू v/h³। अब देखो यहाँ पे, अच्छा तुम्हें अगर किसी ने मेरे क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर देखे हो पहले वाले, ठीक है ना, जो मैं यूट्यूब पे डालता था, जिसने नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, आगे सीख जाओगे, उसमें मैंने तुम्हें ये फॉर्मूला डायरेक्ट बताया है क्या, साइन थीटा d थीटा d फाई। ठीक है, 0 से 2 पाई, और इसको तुम आगे के लिए याद रखना, ये तुम्हारे पास में 4 पाई होगा। ठीक है, सोल्व भी कर सकते हो, सोल्व करना कितना आसान है, फाई का कोई टर्म नहीं है तो d फाई का फाई हो जाएगा, लिमिट लगाओगे तो 2 पाई हो जाएगा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन
माइनस कोस थीटा 0 से पाई लिमिट लगाओगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास में 2 आएगा, तो 2 इंटू 2 पाई कितना हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसको मैं डायरेक्ट क्या कर दूं 4 पाई v अपॉन एच क्यूब 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस बीटा पी सी पी स्क्वायर डीपी, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में। अच्छा तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 0 से इनफाइनाइट, लास्ट लेक्चर में भी मैंने लिखा था वो फॉर्मूला e टू द पावर x टू द पावर m e टू द पावर माइनस अल्फा x की पावर n dx। इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन n गामा m प्लस 1 अपॉन n अपॉन अल्फा की पावर m प्लस 1 अपॉन n। ओके, तो यहाँ पे जब इसको कंपेयर करेंगे देखो तो n m की वैल्यू कितनी है 2 है और n की वैल्यू कितनी है 1 है, क्योंकि यहाँ पे देखो x है वेरिएबल, यहाँ पे p वेरिएबल है, कंपेयर करवा लेना बहुत आसान है, ठीक है ना, इतना तो तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 1 अपॉन n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है p की पावर 1 m प्लस 1 अपॉन n, m कितना है यहाँ पे 2 है तुम्हारे पास, देखो x की पावर m n की p की पावर n कितना है तुम्हारे पास 2 है, तो 2 प्लस 1 3 3 बाई n 3 बाई 1 3 गामा 3 अपॉन में अल्फा कितना है यहाँ पे बीटा सी की पावर कितना है तुम्हारे पास में 3 आ जाएगा m प्लस 1 बाई n, ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो। अच्छा जल्दी से बताओ गामा 3 क्या किसके बराबर होता है, ये तो तुम्हें पता होगा कि जो गामा n है वो किसके बराबर होता है फैक्टोरियल n माइनस 1 के, ठीक है ना। ये जिसने मेरे क्वांटम के लेक्चर देखे हुए हैं उसको पता है, जिनने नहीं देखे यूट्यूब पे वो मत देखना, ठीक है ना, मैं दोबारा से स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे ये कुछ फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं। तो देखो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है 8 पाई v अपॉन एच क्यूब। ओके, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में अपॉन बीटा सी 1 अपॉन बीटा सी की पावर 2, दिस इज z, ठीक है, दिस इज द पार्टिकल फंक्शन ऑफ z। ओके, इसको मैं यहाँ पे तुम्हारे पास में फॉर n पार्टिकल्स के लिए लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 पाई v अपॉन एच क्यूब, इसको मैं क्या कर दूं kbt बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन kbt लिख दूं की पावर c क्यूब, ठीक है। अब मैं यहाँ पे n पार्टिकल्स के लिए लिखूंगा। हो गया, यहाँ पे इतना नोट हो गया होगा। अब तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम गलत नहीं करोगे, मुझे पता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे Zn, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में कैसे पार्टिकल है, फोटॉन्स है तुम्हारे पास में, क्लासिकली नहीं है, लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्लासिकल है, ध्यान रखना। अगर क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो लेकिन पार्टिकल तुम्हारे पास में ऐसे पार्टिकल हो जिनको पहचान नहीं सकते हैं अपन, ठीक है ना। पहचानने का मतलब फोटॉन्स को, वैसे तो फोटॉन्स पहचान लिए लेकिन वैसे अपन उनको नहीं पहचान सके जब उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है ना, तब अपने को ये फॉर्मूला यूज में लेना है। तो कितना हो जाएगा 8 पाई v अपॉन एच क्यूब kbt अपॉन c की पावर क्यूब है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 है। यही सेम क्वेश्चन तुम्हारा जो है वो देखना जेस्ट और बार में पूछा है, सेम क्वेश्चन, ठीक है। नाउ अब देखो, नाउ एवरेज एनर्जी मैंने बताया था तुम्हें फॉर्मूला कि जब एवरेज एनर्जी की बात करें, अगर तुम्हारे पास में इस तरह का है अल्फा kbt की पावर n है, तो जो एवरेज एनर्जी होती है वो क्या होती है n kbt, ठीक है। अब लिख लो यहाँ पे हेयर z इज इक्वल टू अल्फा kbt की पावर कितनी है 3n है, तो एवरेज एनर्जी कितनी हो जाएगी 3n kbt, ये हो जाएगी। एंड तुम्हारे पास में जो स्पेसिफिक हीट है वो कितना हो जाएगा डेल अपॉन डेल की टी 3n kbt इज इक्वल टू 3n kb इज इक्वल टू 3r, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे पूछ सकते हैं नेट के अंदर एवरेज एनर्जी और स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, तो उसको नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी भी ये इतनी बार आ चुका लेकिन फिर भी ये वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है, नेट में नहीं पूछा हुआ, ये नोट करो। चलिए से नोट कीजिए इसको, फिर अपन आगे चलते हैं।
हो गया नोट? चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, नेट 2015 में पूछा है, क्वेश्चन है नेट 2015। ओके, क्वेश्चन है एन एंसेंबल। एंसेंबल्स क्या होते हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। एक याद करने का बिल्कुल छोटा सा ट्रिक है, उस ट्रिक को अगर तुम याद कर लेते हो तो तीनों जो एंसेंबल है, एमसीजी, ठीक है ना, एमसीजी क्रिकेट ग्राउंड सुना है, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है ना, कहां पे है तुम्हारे पास में मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड? ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। चलो ठीक है, वो छोड़ो। एमसीजी, एम होता है माइक्रो कैनोनिकल, सी होता है कैनोनिकल एंसेंबल, और जी होता है ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल, ठीक है ना। ये सारे अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चंस काफी बार पूछा हुआ है। चलो वो छोड़ो, पहले अपन इस लेक्चर की बात करते हैं। देख लो, एन एंसेंबल, एन एंसेंबल of non-interacting spin half particles of non-interacting spin half particles is in contact with a heat bath at temperature T, at subjected to external magnetic field, external magnetic field, each particle can be one of two quantum state of energy plus minus epsilon naught. If mean energy per particle, if mean energy per particle is minus epsilon naught by 2, then the free energy per particle is, then the free energy पार्टिकल इज, ठीक है। ऑप्शन लिख लो इसके अंदर, ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, -2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन ln3 ln 4/√3। ओके, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज -ε2, या फिर इधर ही लिख लो, चारों ऑप्शन इधर लिख लो, -ε0 ln 3/2। ऑप्शन सी है -2 ε0 ln2, एंड ऑप्शन डी है -ε0 ln2 अपॉन ln3, ठीक है। इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अच्छा क्वेश्चन क्यों है देखो, अभी बताता हूं मैं तुम्हें। देखो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखो क्या बोल रहा है, एन एनसेंबल नॉन इंटरएक्टिव स्पिन हाफ पार्टिकल्स, ठीक है, इज इन कांटेक्ट विद ए हीट बाथ एट टेंपरेचर टी, ठीक है, एट सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ईच ऑफ पार्टिकल कैन बी। अगर तुम्हें एनर्जी नहीं दी होती प्लस माइनस एप्सिलॉन, तो तुम्हें क्या लेके चलते, माइनस म्यू बी और प्लस म्यू पी, ठीक है। लेकिन तुम्हें एनर्जी दे रखी है, एनर्जी कितनी दे रखी है, एक तो माइनस एप्सिलॉन नॉट और एक तुम्हारे पास में क्या है, प्लस एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसका पार्टिकल फंक्शन क्या होगा, z is equal to e to the power minus plus beta epsilon naught plus e to the power minus beta epsilon naught। फॉर्मूला क्या होता है पार्टिकल फंक्शन का,
जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, ठीक है, जी आई समीशन। ये तो होता है तुमने, अरे ये तो काफी बार, अब तो याद हो गया होगा तुम्हें, अभी भी याद नहीं हुआ कि ये फॉर्मूला, ये तो याद होना चाहिए। इससे मैंने पार्टीशन फंक्शन निकाल लिया, ठीक है ना। अब इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा कैसे निकाला, ये तुम्हें पता होना चाहिए। देखो क्या दे रखा है तुम्हें, क्या बोल रहा है, इफ मीन एनर्जी पर पार्टिकल इज ये, दैट मींस मीन एनर्जी, ये होगा तुम्हारे पास एवरेज एनर्जी कितना होता है, माइनस डेल अपॉन डेल बीटा एल एन जेड, ठीक है। चाहो तो इसको n पार्टिकल्स के लिए की पावर n आ जाएगा, n इधर आ जाएगा, मीन एनर्जी पर पार्टिकल तो n निकाल लेना, ठीक है ना। चाहो तो ऐसे कर लो, नहीं अपन डायरेक्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि n का कहीं पे झंझट है ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि मीन एनर्जी पर पार्टिकल दे रखा है और फ्री एनर्जी पर पार्टिकल पूछ रहा है, तो अपन डायरेक्ट करेंगे। चलो, इज इक्वल टू कितना गिवन है ये, माइनस एप्सिलॉन नॉट बाय 2। देखो यहाँ पे ये गिवन है, ठीक है ना, दिस इज गिवन, मैं मन से नहीं लिख रहा, ये गिवन है तुम्हारे पास में। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस डेल अपॉन डेल बीटा एल एन ई टू द पावर बीटा एप्सिलॉन नॉट प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट बाय 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे देखो इसका सोल्व करें अपन, तो 1 अपॉन ई टू द पावर बीटा एप्सिलॉन नॉट प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसका करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ई टू द पावर बीटा एप्सिलॉन नॉट, इसका करेंगे तो माइनस एप्सिलॉन नॉट ई टू द पावर बीटा एप्सिलॉन नॉट प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय 2, ठीक है। और आगे सोल्व करो इसको, तो देखो एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा इसके अंदर, क्या बचेगा, ई टू द पावर बीटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहां माइनस है, ये माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत यहां तक, अपॉन ई टू द पावर बीटा एप्सिलॉन नॉट प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाय 2, ये कैंसिल आउट, 2 से इधर मल्टीप्लाई करो, 2 ई टू द पावर बीटा एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर बीटा एप्सिलॉन नॉट प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, मैं ये क्यों कर रहा हूं, देखो यहाँ पे है ना, ये तुम्हें गिवन है तो सोल्व तो तुम्हें करना होगा। दूसरी बात ये है, तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना ये है कि तुम्हें क्या निकालना है, देखो फ्री एनर्जी, मैंने पहले ही बोला था पार्टीशन फंक्शन के अंदर फ्री एनर्जी आए, उसका मतलब हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी निकालना है। और तुम्हें पता है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी कितनी होती है, F इज इक्वल टू माइनस KBT ln Z, ठीक है। अगर मैं Z को तुम्हें ऐसे के ऐसे कुछ रखता हूं तो देखो बीटा एप्सिलॉन नॉट वगैरह आएगा तुम्हारे पास में, लेकिन ऑप्शन के अंदर बीटा कहीं पे है, T कहीं पे दिख रहा है तुम्हें, क्योंकि बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन KBT, अगर बीटा नहीं है तो KBT दिख रहा है तुम्हें, नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब इसको तुम्हें थोड़ा सा सोल्व करना होगा। तो देखो यहाँ पे एक काम करो, इसको उधर ले जाओ, देखो माइनस 2 और प्लस हो जाएगा तुम्हारे पास में, तो मैं इधर लिख रहा हूं इसको 3 ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ तो प्लस का 2 है माइनस का 1 हो जाएगा, तो e की पावर बीटा एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? अब आगे देखो, एक काम करो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर लाओगे तो ये अपॉन में आ जाएगा 3, कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अपॉन e टू द पावर बीटा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1। कर सकता हूं ऐसे, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 3 e टू द पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1, दैट मींस 2 बीटा एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/3 ln 1/3। समझ में आ रहा है ना ये? ओके, तो यहां पे तुम्हारे पास देखो बीटा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 ln 1/3। अब ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ln 1/3 की पावर माइनस 1/2, जो यहाँ है ये तुम्हारे पास में कहां पे आ जाएगा, पावर में आ जाएगा, और माइनस 1/2 को क्या लिख सकता हूं, ln √3 बीटा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू। ये देखो समझ में आ गया क्या, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बीटा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ln √3 आ गया तुम्हारे पास में। तुम यहां से भी ऑप्शन लगा सकते हो, लेकिन अपन पूरा सोल्व कर लेते हैं। दोबारा सुन लो क्या किया मैंने, इसको इधर ले जाके तुम्हारे पास में ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब e टू द पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/3, एंटी लोग लूंगा तो यहाँ पे ये तो हट जाएगा, माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये ln 1/3 बन जाएगा। इसको जब इधर ले जाऊंगा तो माइनस 1/2 अपॉन में आ जाएगा, ln इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। अब माइनस 1/2 कहां पे आ जाता है, लोग का ये फॉर्मूला होता है, जो मल्टीप्लाई क्वांटिटी होती है वो पावर के अंदर आ जाती है, इसको मैं √3 माइनस है तो ऊपर 3 हो जाएगा, 1/2 है तो √3 हो जाएगा। चलो नाउ
पूछा क्या है तुमसे, तुमसे ये पूछा है देखो, माइनस के बी टी एल एन जेड, यही होता है तुम्हारे पास में। अब देखो ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस वन अपॉन बीटा, माइनस ऐसे कैसे, केबीटी इज इक्वल टू वन अपॉन बीटा लिख सकता हूं, क्योंकि बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन केबीटी होता है। एल एन जेड क्या है, जेड देखो जेड ये रहा, ई टू द पावर बीटा एप्सिलॉन नॉट प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ऑप्शन में कहीं भी तुम्हें बीटा आना चाहिए, बीटा नहीं आएगा, तो मैं क्या करूं, बीटा को हटाने के लिए एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस एप्सिलॉन नॉट से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत? आगे देखो एल एन ई टू द पावर बीटा एप्सिलॉन नॉट की जगह कितना रख सकता हूं मैं, एल एन रूट थ्री रख सकता हूं, प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन नॉट की जगह एल एन रूट थ्री रख सकता हूं यहां पे, कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे देखो, इसको कैंसिल आउट कर दो, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल आउट करोगे तो मल्टीप्लाई क्यों किया था, ठीक है ना, कैंसिल आउट नहीं करना है। चलो माइनस एप्सिलॉन नॉट, अच्छा बीटा एप्सिलॉन नॉट, बीटा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास में, एल एन रूट थ्री, एल एन रूट थ्री, एल एन रूट थ्री। तो कुछ ऑप्शन लगा तुम्हें? चलो और देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं आगे, ठीक है ना, एग्जैक्ट ऑप्शन मैच करते हैं। एल एन ऐसे कैसे है, इसको मैं क्या कर दूं, देखो ये हट जाएगा, यहाँ से रूट थ्री बचेगा, समझ में आ रहा है, ये तुम्हारे पास में हट जाएगा ना यहाँ से, ई और एल एन तुम्हारे पास में हट जाएगा, तो ये रूट थ्री बचेगा, ये लिख दिया मैंने। ये माइनस कहां चला जाएगा, यहां पे आ जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस वन बाई रूट थ्री। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया भाई? ये माइनस तुम्हारे पास मैंने बोला था, जब लॉग के अंदर जो मल्टीप्लाई में जो भी क्वांटिटी होती है वो पावर के अंदर आ जाती है, तो थ्री की पावर हाफ पहले से है तो माइनस हाफ आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो वन बाई रूट थ्री लिख सकता हूं उसको। चलो इसको अपन एग्जैक्ट आंसर लाते हैं इसका। देखो यहाँ पे ध्यान से सोच के करना इन क्वेश्चंस को, ठीक है ना, या तो अपने नोटबुक के अंदर करो तो भी ध्यान से करना है इनको, समझ समझ के। देखो इसको मैं ऐसे कर दूं, माइनस एप्सिलॉन नॉट एल एन रूट थ्री को ऐसे लिख दूं मैं, थ्री की पावर वन बाई टू, कोई दिक्कत? एल एन रूट थ्री तुम्हारे पास में एलसीएम आएगा, तो कितना बचेगा तुम्हारे पास में, थ्री प्लस फोर वन। अच्छा ये वन बाई टू देखो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा कि तुम्हारे पास में वन बाई टू एल एन थ्री, जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है लॉग के अंदर, एल एन फोर बाई रूट थ्री, ठीक है। अच्छा वन बाई टू का टू कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एल एन थ्री एल एन फोर बाई रूट थ्री, दिस इज द पार्टीजन फंक्शन। देखो ऐसा ऑप्शन तुम्हारे पास में एग्जैक्ट ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैसे सोल्व हुआ ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन इसलिए सोल्व हुआ क्योंकि कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, तब ही सोल्व हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। ओके, कैलकुलेशन अच्छी होगी तो ही तुम्हें सोल्व करना है। अभी अंदाजा कैसे लगाओगे, तुम्हें यही निकालना है। अंदाजा इसलिए लगाना है क्योंकि तुम्हें पता है एल एन जेड में बीटा एप्सिलॉन नॉट आएगा, और ऑप्शन के अंदर तुम्हारे पास कहीं पे बीटा या केबीटी है ही नहीं, तो इसको तो तुम्हें हटाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको सोल्व करने के बाद में ये लेके आया। ऐसे ही तुम्हें करना है। ओके, तो इसको नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस तुम ये मत सोचना अगर तुमसे मुझसे ये क्वेश्चंस नहीं होता तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है ना। ये वो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस अगर कोई सोल्व करता है तो उसकी रैंक आती है, ध्यान रखना। अगर किसी से ऐसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं ना तो उनकी रैंक आती है। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन जरूर देता है कि तुम 90 से 100 नंबर आराम से ला सकते हो, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन भी अगर तुम सोल्व करते हो, ये 90-100 में से नहीं है, ये टफ क्वेश्चंस में आते हैं ये। अगर तुम ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो तो तुम्हारी जीआरएफ के अंदर रैंक आती है उसके बाद, ठीक है ना, क्योंकि एक तो इसके अंदर ये अंदाजा लगाना कि तुम्हें इस तरह से सोल्व करना है, दूसरा ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि कैलकुलेशन अगर कहीं पे भी तुमने मिस्टेक कर दी तो आंसर तुम्हारा गलत आएगा, ठीक है ना, तो वो तुम्हें ध्यान से करना है। तो इसको नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं।
हो गया? पॉज करके नोट कर लेना अगर नहीं किया हो तो, है ना, नहीं अगर नोट किया हो उसको पॉज कर लेना और फिर नोट कर लेना। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको अगर तुम करना सीख जाओगे, कंसेप्ट सीख लोगे यहाँ से, ठीक है ना, और इनको अप्रोच करना सीख जाओगे तो तुम्हारा फिर रैंक आएगा अच्छा, ठीक है ना। वही मैं चाहता हूं कि रैंक तुम्हारा अच्छा आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जो कि टीआईएफआर के अंदर पूछा है 2 टाइम्स और नेट में भी पूछा है इस तरह का क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि एग्जाम तो तुम्हारा क्वालिफाई हो जाएगा मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में जब अपना कोर्स हो जाएगा तो मैं तुम्हें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा, अपनी जो स्ट्रेटेजी इस तरह से होगी कि तुम्हारे 90 से 100 नंबर तो आ ही जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है रैंक लाना, ठीक है ना, तो वो कोशिश करेंगे कि तुम्हारे रैंक कैसे आए। ओके चलो, लेकिन तुम्हें वही करना है जो मैं बताऊं, ध्यान रखना, अपने 6 महीने मुझे दे दो, ठीक है ना, जैसा जैसा मैं बताता जाता हूं तुम्हें वैसा वैसा ही करना है 6 महीने, उसके बाद तुम मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री हो, ठीक है ना। फिर तुम्हारे एक ही एग्जाम नहीं, सब एग्जाम्स के अंदर अच्छे नंबर से क्वालिफाई करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ने एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स and distinguishable particles are distributed among 2 energy states, are distributed among 2 energy state, 2 energy states, 0 and 2 kBt, 0 and 2 kBt. Okay, 0 energy state is non-degenerate, 0 energy state is non-degenerate, and 2 kBt are doubly degenerate. Okay, if total energy of the system is of the system is 100 kBt, find the approximate number of particles, approximate number of particles, ठीक है। ऑप्शन ए है तुम्हारे पास 156, ऑप्शन बी है 240, ऑप्शन सी है 232 एंड ऑप्शन डी है 90, ठीक है। देखो इसका सॉल्यूशंस करते हैं अपन, इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। इसके 2 मेथड यूज में लेंगे, ठीक है ना। अब तुम्हें एन पूछा है तो ये फॉर्मूला मत लगा देना 1/बीटा डेल अपॉन डेल म्यू एल एन जेड, ठीक है। क्यों मत लगा देना ये फॉर्मूला, कहीं जेड के अंदर म्यू आएगा क्या तुम्हारे पास में, नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला मत लगाना यहाँ पे, अपन इसके 2 मेथड है, दोनों मेथड इसके सोल्व करेंगे, ठीक है ना। दोनों इजी मेथड है। सबसे पहले देखो तुम्हें क्या क्या गिवन है, तुम्हारे पास 2 एनर्जी स्टेट्स है, ई दे रखा है, एक तो 0 दे रखा है और एक 2 kBt दे रखा है। ओके, 0 एनर्जी इज नॉन डिजनरेट, यहाँ पे तुम्हारे पास में जो Gi है 1 है, यहाँ पे तुम्हारे पास में जो Gi है वो क्या है तुम्हारे पास में डब्ल्यू डिजनरेट 2 है तुम्हारे पास, ठीक है। तो देखो इस वाली एनर्जी है, इसको मैं मान लेता हूं एप्सिलॉन नॉट लेट, ठीक है, रखेंगे यही वैल्यू स्टार्टिंग में मान लेता हूं एक बार। देखो यहाँ पे जेड क्या हो जाएगा, जेड तुम्हारे पास में हो जाएगा, सो जेड इज इक्वल टू Gi e टू द पावर माइनस बीटा Ei समेशन i, Gi 1 है इस वाली एनर्जी स्टेट के लिए, और जब 0 रखेंगे तो की पावर बीटा 0 1 हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे 2 है तुम्हारे पास, 2 मान लिया, e टू द पावर माइनस बीटा 2 kBt है, इसको मैंने क्या माना अभी एप्सिलॉन नॉट, बाद में अपन कर लेंगे इसको, ठीक है ना। ये तुम्हारे पास जेड आ गया। ओके, अब फॉर n पार्टिकल्स जेड n कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन की पावर n। कोई दिक्कत यहां तक? चलो आगे चलते हैं, ठीक है। नाउ
नाउ क्या गिवन है तुम्हें, जो टोटल एनर्जी ई है, ये मतलब स्टैटिस्टिकल के अंदर एनर्जी क्या होगी तुम्हारे पास में, एवरेज एनर्जी, वो कितनी है तुम्हारे पास में, कितनी गिवन है, 100 केबीटी, 100 केबीटी गिवन है। इसका मतलब ई बार इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस डेल अपॉन डेल बीटा एल एन जेड इज इक्वल टू 100 केबीटी। कोई दिक्कत यहां तक, चलो माइनस डेल अपॉन डेल बीटा एल एन जेड, जेड की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन की पावर n इज इक्वल टू 100 केबीटी। ठीक है, आगे चलें, इसका करो डिफरेंशिएट। देखो n तो तुम्हारे पास पहले आ जाएगा माइनस n अपॉन इसका हो जाएगा 1 प्लस 2 ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, ओके, और इसका वापस 1 का कितना हो जाएगा 0, 2 तुम्हारे पास में ऐसे कैसे e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन ऐसे कैसे इनटू माइनस एप्सिलॉन, ठीक है ना, यहां पे रख दिया मैंने वैल्यू। चलो इज इक्वल टू 100 केबीटी, ठीक है, यहां तक आगे सोल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n ऐसे कैसे 2 तुम्हारे पास में 2n कर लो इसको 2n, देखो e टू द पावर माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन केबीटी, और एप्सिलॉन अपन ने क्या माना था 2 केबीटी, एप्सिलॉन अपन ने क्या माना था 2 केबीटी, ठीक है, अपॉन अपॉन 1 प्लस 2 ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2 केबीटी और बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन केबीटी, ठीक है, इज इक्वल टू 100 केबीटी, 100 केबीटी। तो छूट गया अपने पास में, अपने पास देखो ये एप्सिलॉन छूट गया, और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास में, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2 केबीटी, 2 केबीटी। कोई दिक्कत यहां तक, ये 2n ऐसे कैसे लिख दिया, e की पावर माइनस बीटा को देगा 1 अपॉन केबीटी और एप्सिलॉन की जगह ये रख दिया और ये एप्सिलॉन की जगह 2 केबीटी रख दी। देखो यहां पे सोल्व करें इसको, ये कितना बचेगा 25, केबीटी से केबीटी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 25 बचेगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ध्यान से देखो कितना बचा, एंड ये कितना बचेगा e टू द पावर माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 ई टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 25, ये बचेगा। देखो आगे n e टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 25 प्लस 50 e टू द पावर माइनस 2, ये बचेगा, ठीक है ना, इसको मैं इधर लेके मल्टीप्लाई कर दिया, तुम्हें n चाहिए, n कितना हो जाएगा 25 प्लस 50 ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन ई टू द पावर माइनस 2, ठीक है, इसको थोड़ा और सोल्व कर लो, 25 इंटू ई टू द पावर माइनस 2 प्लस 50, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में। अच्छा e टू द पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा e स्क्वायर, 25 इंटू ई स्क्वायर प्लस 50, ठीक है। अच्छा e की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होती है, e की वैल्यू तुम्हारे पास में 2.7 के आसपास होती है क्या, e की वैल्यू तुम्हारे पास में होती है 2.7 के आसपास होती है भाई, ठीक है ना, 2.7 एग्जैक्ट भी रख सकते हो तुम, एग्जैक्ट इतनी होती है इसकी 2.71 या 2.72 है ना, e की वैल्यू जो होती है वो तुम्हारे पास में 2.7 के आसपास होती है। तो यहाँ पे देखो जो 2.7 के आसपास इसकी वैल्यू रखोगे प्लस 50 करोगे तो तुम्हारे पास में ये लगभग तुम्हारे पास में कितना आएगा 232, सोल्व कर लेना इसको, ठीक है ना, लगभग तुम्हारे पास में जो आंसर मिलेगा वो इसके आसपास ही मिलेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट जो एनर्जी दे रखी थी एवरेज एनर्जी को उसके बराबर रख दिया और n की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है, एक तरीका ये है, एक दूसरा तरीका अपन और सोल्व करते हैं, इसको नोट करो पहले। और इसमें भी तुम्हारे पास में अप्रोक्सीमेट ही पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर भी, ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा। चलो इसका दूसरा तरीका कर रहे हैं, इसको नोट करो जल्दी से।
हो गया भाई, चले आगे। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है ना? यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर तुम्हें लगता है दिक्कत है तो मुझे कॉल करो, मैसेज करो, ये मैंने तुम्हें बोल रखा है। चलो आगे चलते हैं। सॉरी, ठीक है ना? इसका मैं सेकंड मेथड तुम्हें बताता हूं यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना? जो पढ़ रहे हैं, जो अपन ने पढ़ा है वही चीजें काम में आ रही है, ध्यान रखना। कुछ कैलकुलेशन ही तुम्हारे पास हटके हो सकती है सभी क्वेश्चंस के अंदर, चीजें वही आ रही है। देखो सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या है तुम्हारे पास में? तुम्हें क्या दे रखा है? देखो यहाँ पे तुम्हें ये एनर्जी दे रखी है, ठीक है ना? E1 तुम्हें दे रखा है 0, E2 तुम्हें दे रखा है 2 kBT, और टोटल एनर्जी E टोटल वो तुम्हें कितनी दे रखी है? वो तुम्हें दे रखी है 100 kBT। करना क्या है? एन निकालना है, निकालना है। चलो इसको देखो अपन ऐसे सोल्व कर सकते हैं क्या? लिखो वी नो दैट तुम क्या जानते हो कि N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। स्टार्टिंग में मैंने दो फॉर्मूले लिखवाए थे क्या, और मैंने ये बोला भी था तुम्हारे पास में इंपॉर्टेंट है वो दोनों फॉर्मूले। एक तो ये था, एक दूसरा क्या था? N1 E1 प्लस N2 E2 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी E, ये भी बताया था मैंने। चलो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अच्छा N1 तो मैं ऐसे कैसे लिखता हूं? E1 कितना है? E1 देखो तुम्हारे पास 0 है। N2 में ऐसे कैसे लिखता हूं? E2 क्या है? देखो तुम्हारे पास में 2 kBT। चलो जी, और टोटल एनर्जी कितनी है तुम्हारे पास में? 100 kBT। चलो वो भी दे रखी है तुम्हें, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, 2 यहाँ पे 50 आ जाएगा, ठीक है। तो N2 बराबर कितना हो गया? N2 इज इक्वल टू 50, ये तो निकल गया। चलो N2 निकल गया। अच्छा ऐसे में N1 निकाल लूं तो तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स N आ जाएगा, ये निकालना है। तो N1 कैसे निकाले? अब लिखो नाउ वी नो दैट तो अपन ने पहले लिख दिया, तो वी आल्सो नो दैट लिख दो, ठीक है ना? कोई दिक्कत है इसमें? हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं? कि जो N है वो इक्वल टू Ni इज इक्वल टू Gi। ऐसे लिख दो, मैंने डायरेक्ट तुम्हें कंक्लूजन के अंदर लिखवा रखा है। जब मैंने तुम्हें मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले जो लिखवाए हैं, शॉर्ट नोट्स तुमने जो बनाए हैं, उसका जो कंक्लूजन है उसमें मैंने क्या लिखवा रखा है? Ni है प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस बीटा ei, ये होता है तुम्हारे पास में। तो मैं ये लिख दूं N1 इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस बीटा ei और E1, ठीक है ना? लिख सकता हूं मैं ऐसे N2 इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस बीटा E2, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? क्योंकि ये प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारे पास में, तो अपन ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो देखो यहां पे, हाँ लेकिन ध्यान रखना ये ऐसे होता है तुम्हारे पास में n प्रोपोर्शनल टू gi e टू द पावर माइनस बीटा ei, ध्यान रखना भाई ये होता है तुम्हारे पास, ठीक है। तो देखो n1 इज इक्वल टू a, क्योंकि gi इज इक्वल टू 1 है, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो n2 इज इक्वल टू a, और gi इज इक्वल टू कितना है? यहाँ पे 2 है। देखो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे gi की वैल्यू 2 kBT और WD जनरेट है, ये चीज ध्यान रखना, बीटा E2, ठीक है। तो n1 इज इक्वल टू, E1 की वैल्यू 0 है क्या? a बचेगा, n2 क्योंकि E1 तुम्हारे पास 0 है, E2 इज इक्वल टू 2 kBT है। ध्यान से देखना इधर, E2 2 kBT है और बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन kBT, kBT से kBT कैंसिल आउट, तो e की पावर माइनस 2 बच जाएगा, 2a अपॉन e स्क्वायर, ये बचेगा क्या? e की पावर माइनस 2 को 1 अपॉन e स्क्वायर लिख सकता हूं। सो फ्रॉम 1 क्या लिख सकता हूं? 1 इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन से n1 की वैल्यू a प्लस, ठीक है, n1 की वैल्यू a प्लस, और n2 की वैल्यू तुम्हारे पास में, n2 की वैल्यू तुम्हारे पास में क्या है? n2 की वैल्यू तुम्हारे पास 2a अपॉन e स्क्वायर है, ठीक है ना? तो रखो उसको। देखो यहां पे समझना एक बार, एक मिनट यहां पे देखो भाई, एक बार यहां पे देखना, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। इसको मैं ऐसे कर सकता हूं यहाँ पे a इज इक्वल टू n2 e स्क्वायर अपॉन n2 e स्क्वायर बाई 2 कर सकता हूं ऐसे।
देखो n2 की वैल्यू 2a अपॉन e स्क्वायर आई ना तुम्हारे पास में, n2 की वैल्यू 2a अपॉन e स्क्वायर आई तुम्हारे पास। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये आ गया। अब यहां से मैं a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं क्या, यहां से मैं a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। a यहां पर कितना हो जाएगा n2 e स्क्वायर अपॉन 2, और n2 की वैल्यू तुमने कैलकुलेट कर ली थी, कितनी आई थी 50 e स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 25 e स्क्वायर, ये तो आई तुम्हारे पास में। अब देखो यहाँ पे, अब फ्रॉम वन n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n। ठीक है, n1 कितना है a के बराबर, n2 कितना है 2a अपॉन e स्क्वायर के बराबर। ठीक है, n2 क्या है 2a अपॉन e स्क्वायर कर दो, या फिर n2 की वैल्यू सीधा ही 50 रख दो ना तुम, यहां से 50 आ जाएगा, इज इक्वल टू n इज इक्वल टू देखो a बराबर कितना है 25 e स्क्वायर प्लस 50, देखो वही आ गया तुम्हारे पास में, वैल्यू रखोगे तुम्हारे पास में कितना आ जाएगा, लगभग तुम्हारे पास में 232 आ जाएगा, वही आंसर। दोबारा से अगेन समझना है इसको, दोबारा समझना है इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले जो तो गिवन है, ये तुम्हें गिवन थी सारी चीजें, तो ये तुमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखो तुम ये दोनों फॉर्मूला जानते हो, मैंने लिखवा रखा है, तुम्हें कैसे भी n1 और n2 की वैल्यू चाहिए तो तुम्हारे पास n आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला लिखवा रखा है मैंने यहाँ पे, e1 की वैल्यू 0 रखेंगे, e2 की वैल्यू ये रखेंगे, टोटल e की वैल्यू ये रखेंगे, तो n2 की वैल्यू तुम्हारे पास में आ जाएगी। ठीक है, अब n1 और निकालना है, n1 कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला होता है क्या, ni इक्वल टू gi की पावर माइनस बीटा, तो यहाँ पे यार ये सब सोल्व करेंगे, तुम्हारे पास में n2 आ जाएगा। ठीक है, a के फॉर्म में, तो यहाँ से a निकालोगे, n2 की वैल्यू तुम्हें गिवन है तो a आ जाएगा, ये n1 और n2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, तो n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n, तो यहाँ से तुम्हारे पास में a रखोगे, n2 की वैल्यू सीधा 50 रखो, चाहो तो वो भी रख सकते हो, लेकिन ये क्यों रखेंगे, सीधी वैल्यू है तुम्हारे पास में, सोल्व करने पे भी वही आएगा, तुम यहाँ पे सोल्व करोगे तुम्हारे पास में ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको नोट करो जल्दी से। हो गया, चलो अब एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं तुम्हें, है ना, काफी क्वेश्चंस कर लिए इसके, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। अब एक क्वेश्चन तो होमवर्क देना जरूरी है ना भाई, इतने क्वेश्चंस कर लिए अपन ने इसके, आज का तो पूरा लेक्चर है 1.5 घंटे का लेक्चर, वो सभी पूरा टाइम अपन ने क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है ना, क्यों किए हैं, क्योंकि तुम्हें फंडा तो समझ में आ गया, फंडा क्या है तुम्हारे पास में, तुम्हें ये भी समझ में आ गया फॉर्मूले तुम्हें याद कर रखने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, लेकिन प्रैक्टिस मोर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, जिनमें कैलकुलेशंस होती है, तो एक क्वेश्चन लिख लो जो कि नेट में ही पूछा है, क्वेश्चन लिखो, शायद नेट जून 2019 है या फिर दिसंबर 2018, इन दोनों में से एक पूछा, देख लेना। देखो, द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ ए मॉलिक्यूल, the rotational energy levels of a molecule are EL is equal to H cross square upon 2I naught L into L plus 1। ठीक है, L क्या है, L एक 0 1 2 3, ये है तुम्हारे पास L। चलो, and I naught is moment of inertia, and I naught is its moment of inertia, moment of inertia। ठीक है, moment of inertia MOI। ठीक है, the contribution of the rotational motion, the contribution of the rotational motion to the Helmholtz energy, to the Helmholtz energy Helmholtz energy per molecule at low temperature, per molecule at low temperature in a dilute gas, in a dilute gas of these molecule is approximate, of
इज अप्रोक्सीमेट पूछा है, ठीक है। ऑप्शन है माइनस के बी टी 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन आई नॉट के बी टी। ऑप्शन बी इज, दिस इज सेकेंड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं 2 डायमेंशन बॉक्स का होमवर्क क्वेश्चन है। माइनस के बी टी e टू द पावर माइनस एच स्क्वायर अपॉन आई नॉट के बी टी। ऑप्शन सी है तुम्हारे पास माइनस के बी टी, एंड ऑप्शन डी है तुम्हारे पास माइनस 3 के बी टी e टू द पावर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, सारी जगह एच क्रॉस कर लेना भैया ना, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन आई नॉट के बी टी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है ये मॉलिक्यूलर और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का मिक्स क्वेश्चन है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फिजिक्स के अंदर अपन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स पढ़ेंगे, और उसके लिए ध्यान रखना जो डी जनरेसी होती है, जब तुम इसको सोल्व करोगे, इसकी जो डी जनरेसी होती है जी आई, उसको लिखोगे 2l+1, ठीक है। दिस इज डी जनरेसी, ठीक है। वो वहां पे अपन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर पढ़ेंगे, वहां पे एट मॉलिक्यूलर फिजिक्स के अंदर, ओके। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ओके। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, ठीक है। आज का जो कंप्लीट लेक्चर है वो तुम्हारे पास किससे रिलेटेड था, पार्टीजन फंक्शन और उसके जो एप्लीकेशन है उससे कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर था, उससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये क्यों था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो, फिर चाहे वो बार्क में पूछा हो, गेट में पूछा हो, जेस्ट में पूछा हो, टिफर के अंदर पूछा हो, या फिर नेट में पूछा हो, ठीक है ना। अपन ने सारे हर तरह से क्वेश्चन सोल्व किए हैं, और अभी आगे और 4-5 क्वेश्चन इसके सोल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे एनसेम्बल्स। अब जो टॉपिक आते जाएंगे वो सारे 5 नंबर्स में आते हैं, ध्यान रखना 5 नंबर में आते हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं अपन, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, सॉरी बोसोन पार्टिकल्स और फर्मी डिराक जो पार्टिकल्स हैं, फर्मी पार्टिकल्स हैं, फर्मियोन्स हैं, उनके लिए पार्टीजन फंक्शन कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो वो चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है ना, वो भी तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस वगैरह जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन क्वांटम स्टैटिक्स के अंदर, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर भी अपन कुछ पोर्शन पढ़ेंगे जहां से डायरेक्ट 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, जो प्रोपोर्शनलिटी से आते हैं ओनली। प्रेशर पूछ लेगा, डेंसिटी ऑफ स्टेट पूछ लेगा, ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट पूछ लेगा, एवरेज एनर्जी पूछ लेगा, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो तुम्हें ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन पढ़ेंगे, जो कि एक अच्छा टॉपिक है, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर अपन इसके अंदर रैंडम वॉकर पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन डिफ्यूजन इक्वेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद में अपन जो है वो एरर एनालिसिस पढ़ेंगे। इतने टॉपिक बाकी हैं। ये मान के चलो कि इस मंथ के आखिर तक तुम्हारी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी खत्म हो जाएगी। फिर अपन एक भी टॉपिक इसके अंदर नहीं छूटेगा अपना, ठीक है ना, कंप्लीट। ये मान के चलो अगर 35 नंबर की अपने पास में आती है तो 35 नंबर इसके अंदर कवर करेंगे, और तुम्हें कम से कम 20 नंबर लेने हैं, ठीक है। अभी 1-2 दिन में एक ऐसा लेक्चर मैं बनाऊंगा जिससे तुम्हें ये पता लगेगा कि हाँ, अगर 35 में से स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में अगर तुम्हें 20 नंबर लेके आते हो तो तुम्हारे लिए नेट निकालना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। कुछ समझ में नहीं आए, कुछ डाउट्स हो, कुछ भी हो तो मुझे कॉल करो, मैसेज करो, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।